क्वालिटी का नाम परिष्कार। हर विद्यार्थी यहाँ पर आकर क्वालिटी को लेना चाहता है और उस क्वालिटी से पढ़ना चाहता है। देखिए किस तरीके से मैथमेटिक्स जैसे विषय में रश्मि मैम अवकलन की परिभाषा को उदाहरण के माध्यम से समझा रही हैं और मैथ्स के कॉन्सेप्ट को मजबूत करा रही हैं। आज हम साधारण अवकलन के बारे में चर्चा करेंगे। यदि y बराबर fx केवल एक चर x का फलन है, सिंगल वेरिएबल x का फलन है, तो हम साधारण अवकल गुणांक dy/dx निकालते हैं। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर और हम आपसे कहें कि इसका dy/dx या साधारण अवकलन करिए, तो dy/dx बराबर है 2x। dy/dx इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h होता है। परिष्कार यानी सरकारी नौकरी। परिष्कार अपने लेक्चर्स में वो क्वालिटी देता है, वो एनालिटिकल अप्रोच देता है जिससे स्टूडेंट अपने आप को प्रिपेयर करता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीएससी में मैथमेटिक्स जैसे विषय को और उसमें भी गोले व समतल को अंकिता मैम कितने सुंदर एनिमेशन के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रही है, जिससे गोले के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको चुटकियों में सॉल्व होते दिखाई देंगे। तो हम गोले और समतल को लेकर जो संभावित स्थितियां हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। कौन कौन सी संभावित स्थितियां हो सकती है। एक संभावित स्थिति ये हो सकती है कि गोले और जो आपका प्लेन है दोनों क्या है, अलग अलग हो। दूसरी संभावित स्थिति हो सकती है गोला प्लेन को किसी पॉइंट पे टच कर रहा हो। और तीसरी स्थिति हो सकती है कि वो जो प्लेन है गोले को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है या उसको प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो ये तीनों परिस्थितियां आपके सामने हैं। जब दोनों अलग अलग अवस्था में, तो इनके बीच में किसी तरह का कोई स्पर्श नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट पे स्पर्श हो रहा है, यानी कि इसको हम बोलेंगे बिंदु प्रतिच्छेदन। इसको क्या कहेंगे, अप्रतिच्छेदन। और जब आप देख सकते हैं गोले को समतल जब क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो यहाँ पे एक वृत्त बन रहा है। यानी कि अब हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी गोले को समतल क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है, तो जो समतलीय परिच्छेद आपको प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, एक वृत्त प्राप्त हो रहा है। तो तीनों कंडीशंस आपने देख ली यहाँ पे, अप्रतिच्छेदन की, बिंदु प्रतिच्छेदन की और प्रतिच्छेदन की। तो बिंदु प्रतिच्छेदन का मतलब क्या है, स्पर्श कर रहा है। तो मैंने पहले भी बताया है कि जो गोला प्लेन को किसी एक पॉइंट पे स्पर्श करेगा और वो जो पॉइंट होगा वो दोनों पे क्या होगा, कॉमन होगा। कैसे कि ये पॉइंट आपके गोले पर भी स्थित होगा और यही पॉइंट आपके प्लेन पर भी स्थित होगा। परिष्कार की एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़िए और अपने एकेडमिक्स और कॉम्पिटिशन्स को चुटकियों में फाइट करना सीखिए। देखिए किस तरीके से सुजाता मैम आईएएस प्री में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हैं और इसमें कॉन्सेप्ट को आईएएस में आई हुई परीक्षा के माध्यम से उन्होंने क्लियर किया है, जिससे बच्चे के कॉन्सेप्ट और कॉम्पिटिशन दोनों क्लियर हो रहे हैं। हाँ जी बच्चों, तो अपना जो टॉपिक है जिसमें हम ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली में जो आया हुआ प्रश्न है, एक यूपीएससी में देखिए 2010 में आईएएस प्री में ये प्रश्न आपका आया हुआ है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। दूसरा ऑप्शन है यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। तीसरी लाभ की बात कर रहे हैं हम, सरकार के अध्यक्ष को बिना निर्वाचन के नहीं बदला जा सकता। और चौथी विशेष बात यह है, इसके लाभ में शामिल है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। ये प्रश्न आपका आया हुआ था, तो यहाँ संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं और उसके लाभ से संबंधित है। तो सबसे पहले हम आंसर देखते हैं बच्चों। देखिए कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, क्योंकि हम यहाँ पर सबसे प्रमुख गुण लाभ की बात कर रहे हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली तो है ही वो शासन प्रणाली जहां पर ये एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से चुनी जा रही है और ये इसी के प्रति उत्तरदायी बनी हुई है। तो उत्तरदायित्व का गुण इसका सर्व प्रमुख गुण है। इसके बाद यहाँ पर सरकार के अध्यक्ष को बिना निर्वाचन के नहीं बदला जा सकता। इलेक्शन हो रहा है, सरकार का मुखिया चुना जा रहा है, ओके फाइन, दैट इज डेमोक्रेटिक वे, वो एक लोकतांत्रिक तरीका है जिसको हम इस संसदीय स्वरूप के लाभ में शामिल नहीं कर रहे हैं। इसके बाद नीति को निरंतरता प्रदान करता है और ये अधिक दक्ष है, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो इसकी समस्या ये आती है कि चूंकि ये उत्तरदायी है। अब देखो बच्चों,
अगर कोई चीज उत्तरदायी है, कोई संस्था या व्यक्ति उत्तरदायी है, तो उसका कार्यकाल निश्चित कैसे हो सकता है? दोनों बिल्कुल अपोजिट बात हो गई। अगर उत्तरदायित्व जब तक कार्य सही से चल रहा है तब तक उसका कार्यकाल है, और यदि उसने सही कार्य नहीं किया तो उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है, बीच में भी उसे पद से हटाया जा सकता है। तो ये इसको उसका लाभ नहीं बल्कि ये उसकी हानि में शामिल है। और कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, दोनों स्वतंत्र रूप से। ये तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता हुई, जहां पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों अलग अलग हैं। इस रूप में तो सबसे प्रमुख लाभ ये है, इस तरह के प्रश्न जनरली आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। क्यों बन रहे हैं परिष्कार से इतने आरएएस आईएएस? क्योंकि यहाँ की टीचिंग बेस है आरएएस का, आईएएस का। यहाँ की क्लासेस में आरएएस आईएएस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं और यही कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तैयार करती है आरएएस आईएएस के लिए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डॉक्टर नीता शर्मा राष्ट्रीय आंदोलन की दो प्रमुख धाराओं को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ समझा रही हैं। यहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन में बेटा दो प्रकार की विचारधाराएं थी। एक थी नरमपंथी और दूसरी थी गर्मपंथी। ठीक है, नरमपंथी को हम उदारवादी विचारधारा भी कहते हैं, ठीक है, और गर्मपंथी को हम उग्रवादी विचारधारा कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता को प्राप्त करना, अपने स्वराज्य को प्राप्त करना। तो स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए एक थी नरमपंथी विचारधारा और एक थी गर्मपंथी विचारधारा। नरमपंथी जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि वह कैसी विचारधारा है, वह नरम साधनों पर विश्वास करती है, यानी कि वह ब्रिटिश शासन को साथ लेकर भारत का प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार करना चाहती है। और गर्मपंथी जो विचारधारा है, जो ये बात करती है कि ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करके स्वराज्य की प्राप्ति करना चाहती है। अब मुख्य रूप से इन दोनों विचारधाराओं में जो अंतर रहा है, उद्देश्य दोनों का एक ही था। दोनों के दोनों स्वराज्य को प्राप्त करना चाहते थे, प्रशासनिक राजनीति में पूर्णतः भारतीयों की भागीदारी चाहते थे, परंतु दोनों की विचारधाराओं में, दृष्टिकोणों में अंतर था। वो क्या अंतर था? देखिए कि उदारवादी विचारधारा के लोग, इसके पहला मुख्य जो कारण रहा है वो ये रहा है कि उदारवादी विचारधारा में उच्च वर्ग के नेता थे। उच्च वर्ग से तात्पर्य क्या है? पढ़े लिखे लोग, उस संभ्रांत वर्ग के जो लोग थे, उच्च वर्ग के नेता थे। जबकि जब उग्रवादी विचारधारा आती है उदारवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप, तो इसमें मध्यम वर्ग के नेता थे। कौन से हैं इसके अंदर? मध्यम वर्ग के नेता हैं। यानी कि अब जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उग्रवादी विचारधारा यानी तिलक के आने पर, ये तो कौन नेतृत्व कर रहा है? इसका तो नेतृत्व कर रहे हैं महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नारोजी और गोपाल कृष्ण गोखले मुख्य रूप से। यहाँ जो है मुख्य रूप से बिपिन चंद्र पाल भी हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय भी हैं, पर तिलक मुख्य रूप से इसका, बाल गंगाधर तिलक इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो उग्रवादी जो विचारधारा थी, तिलक ने आकर इसमें मध्यम, तिलक जब आए तो इसमें मध्यम वर्ग के लोगों को शामिल किया जाने लगा। तो तीनों जो बात कर रहे हैं हम, लाला लाजपत राय की, बिपिन चंद्र पाल और जो तिलक हैं, तीनों ही मध्यम वर्ग के नेता थे। दूसरी जो अंतर हमें दिखाई देता है इन दोनों विचारधाराओं में कि इस पर पश्चिमी सभ्यता को ईश्वरीय वरदान मानते थे। कौन मान रहा है? नरमपंथी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा की सोच यह थी कि ब्रिटिश जो शासन है वो भारत के लिए वरदान है, ईश्वरीय वरदान है। क्योंकि ऐसा जो हम, यदि हम आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, भारत की जो स्थिति है उस स्थिति से उबारा यदि कोई सकता है, या जिसके अंतर्गत रहकर, जिसके नियंत्रण में रहकर हम अपने भारत का उत्थान कर सकते हैं, वो ब्रिटिश साम्राज्य है। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य हम लोगों को हमारा उत्थान करने के लिए आया है। इसलिए वो मानते थे कि ब्रिटिश शासन जो है ईश्वरीय वरदान है, हमें वरदान के रूप में इसे स्वीकार करना चाहिए। और ये कहते थे कि नहीं साहब, अभिशाप है यह तो, कि ब्रिटिश शासन ने हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारी राजनीतिक व्यवस्था को नष्ट कर दिया है और यह सिर्फ अपने स्वार्थों के कारण भारत पर अपना राज कर रखा है। इसलिए ये अभिशाप है हमारा, इसलिए इससे मुक्ति हमें आवश्यक है। तीसरी जो बात करते हैं शासन के प्रति असंदिग्ध भक्ति, जो ब्रिटिश शासन, जो उदारवादी लोग थे, जब ये ब्रिटिश शासन में आस्था रखते थे, ईश्वरीय वरदान मानते थे, तो इनकी बहुत असंदिग्ध भक्ति थी। इसका मतलब बहुत ज्यादा भक्ति, आस्था थी और उन्हें यह लगता था कि इनके नियंत्रण पर रहकर हमारा उत्थान हो जाएगा। हम तो इनसे अनुनय विनय करते रहते हैं, इनसे अपनी मांगे मानते रहते हैं और ये आए हमारे उत्थान करने के लिए, ये आए हमें
हमारा कल्याण करने के लिए। तो ये इनकी जो भक्ति थी बहुत ज़्यादा इनकी भक्ति थी। कई आलोचक तो ये भी कहते हैं इनके बारे में कि यह चापलूस थे ब्रिटिश सरकार के, ये उनके पिछलगू बने रहते थे और अपने स्वार्थों की सिद्धि करते थे। ये आलोचकों का कहना है, पर ऐसा सही नहीं है। और जब ये उग्रवादी नरमपंथी विचारधारा जो गर्मपंथी जो विचारधारा आई, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप वो ये कहते कि ब्रिटिश शासन का पूर्णतः हमें क्या करना है, विरोध करना है। इसका सहयोग लेकर नहीं, इसका विरोध कर कर ही हम स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हैं, हमारा कल्याण कर सकते हैं, हमारा विकास कर सकते हैं। तीसरी जो आगे हम यदि बात करें, ब्रिटिश शासन के सहयोगी थे, जो अभी हमने बात करी कि ये उदारवादी सहयोग साथ लेकर चलने की बात करते हैं, जबकि उग्रवादी कहते हैं असहयोग करो, इनका बहिष्कार करो, यानी कि बहिष्कार के साधनों की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। ये बिल्कुल क्या कर रहे हैं, इनको अपनाने की बात नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये थी परिष्कार की क्वालिटी की एक छोटी सी झलक। बीएससी, बीए, बीकॉम, बीसीए और साथ ही कंपटीशन की तैयारी के लिए परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस यानी हिंदी मीडियम और परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज यानी इंग्लिश मीडियम के वेल क्वालिफाइड सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स के द्वारा ये क्वालिटी लेक्चर्स तैयार किए गए हैं। और इस क्वालिटी को लेकर परिष्कार के बहुत सारे विद्यार्थियों ने, लाखों विद्यार्थियों और हजारों कॉलेजेस में मेरिट में अपना स्थान बनाया है। आप भी उस मेरिट में आ सकते हैं और हाँ, गवर्नमेंट जॉब लेकर अपने करियर को ऊंची उड़ान दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही परिष्कार के दोनों चैनल परिष्कार वर्ल्ड और परिष्कार कॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्जेक्ट्स के मॉडल लेक्चर से आपको क्वालिटी का अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा और इस क्वालिटी को लेकर के आप IAS, RS, जूनियर अकाउंटेंट, SSC, रेलवे, बैंक, पटवार आदि में यदि नौकरी पक्की करना चाहते हैं तो हमारे ऐप परिष्कार वर्ल्ड को आज ही डाउनलोड करिए और हमारे ऐप में अवेलेबल सभी कोर्सेज़ को लेकर अपनी सही दिशा तय कीजिए।